गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व ये शुरू करेंगे। आज हम इसका भाग एक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक का परिचय, कि इसमें जो जो तत्व आते हैं वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और संक्रमण एवं आंतरिक संक्रमण तत्व। देखा जाए तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें ही बोलते हैं, और आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें बोलते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आवर्ती सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक देखो, डी ब्लॉक जो है ना, डी ब्लॉक वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। तो एस ब्लॉक हमारा पहला और दूसरा वर्ग होता था, है ना, और 13 के बाद से हमारे पी ब्लॉक शुरू हो जाते थे। तो इनके बीच में जो ब्लॉक है और जो तत्व आते हैं उन्हें हम, वो जो वर्ग 3 से 12 तक आते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। जिसमें चारों दीर्घ आवर्ती में डी कक्षक भरे जाते हैं, ठीक है। इनमें डी कक्षक भरे जाते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें दीर्घ आवर्ती में 4f तथा 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं, और जिनमें 4f और 5f भरे जाते हैं उन्हें हम एफ ब्लॉक में लेते हैं। समझ में है? ठीक है। हाँ, इन्हें आवर्ती सरणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। देखो, डी ब्लॉक तो एस और पी के बीच में ही है ना, आवर्ती सरणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में ही है। लेकिन जो एफ ब्लॉक है उसको अलग से निकाल के नीचे रखा गया है। आते ये बीच में ही है, लेकिन उन्हें अलग से निकाल के नीचे रखा गया है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में 4f और 5f आते हैं, और डी ब्लॉक में 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी ये आते हैं, ठीक है। अभी हम इन पे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आगे आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे, ठीक है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व एवं आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व हम डी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं, और आंतरिक संक्रमण तत्व हम एफ ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया? बस इतना ही कि एस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो तत्व होते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक बोलते हैं। डी ब्लॉक को ही हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। ये वर्ग 3 से 12 के बीच में होते हैं। और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें आवर्ती श्रेणी से नीचे निकाल के रखा हुआ है, और उन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। डी में 3D 4D 5D और 6D श्रेणी है, और एफ में 4f और 5f श्रेणी है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, अब ये जो तत्व हम जो रोज अपनी लाइफ में, रोज अपने जीवन में यूज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लोहा वगैरह, और ये सिल्वर गोल्ड लोग पहनते हैं, सिल्वर गोल्ड, है ना, सभी संक्रमण तत्वों में आते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जितने भी ये जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले तत्व हैं वह आपको डी और एफ में ही मिलेंगे, ठीक है। आंतरिक संक्रमण तत्व जैसे TH, PA तथा यू। TH क्या है? TH होता है थोरियम, ठीक है। यू क्या होगा? यू हो गया यूरेनियम, ठीक है। तो ये यूरेनियम तो पता है, यूरेनियम हम लोग ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। इससे आ, अगली कक्षा में, अभी आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आपने परमाणु वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो वहां आप देखोगे। तो ये भी जितने भी ये सब यूरेनियम से हम बिजली वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम, थोरियम वगैरह जितने भी ये ज्यादा प्रयोग होते हैं वह इसी में आंतरिक संक्रमण तत्व में आते हैं। आधुनिक काल में नाभिकीय ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत सिद्ध हो रहे हैं, बोला था ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो संक्रमण तत्वों की मुख्य रूप से 4 श्रेणी होती है, जैसे कि आपने बताया संक्रमण तत्व की जो डी ब्लॉक है उनकी 4 श्रेणियां होती है, 3D 4D 5D और 6D, ठीक है। 3D श्रेणी में आते हैं स्कैंडियम से जिंक तक के। स्कैंडियम से, अगर आप अभी, मैं अगली कक्षा में आपको पूरी सारणी दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि स्कैंडियम Sc से Zn जिंक के बीच में जो तत्व आते हैं उन्हें हम 3D श्रेणी में रखते हैं। 4D श्रेणी में उसके जस्ट नीचे Y से CD तक जो तत्व आते हैं उन्हें हम 4D में रखते हैं, यूट्रियम से कैडमियम तक, ठीक है। Y से क्या होता है? यूट्रियम, CD से कैडमियम, उन्हें हम 4D श्रेणी में रखते हैं। 5D श्रेणी
La तथा HF से Hg। अब 5d श्रेणी जो है उसमें हम पहले La लेते हैं, La क्या है, लेंथनम। उसके बाद हम बाकी के तत्व नहीं लेते, फिर हम HF से Hg लेते हैं, मतलब हॉफनियम से मरकरी तक लेते हैं। ठीक है, La के बाद जो भी तत्व आते हैं ना लेंथनम के बाद से, उन्हें हम 4f में रखते हैं, 4f श्रेणी में। ठीक है, तो वो हम अलग से पढ़ते हैं। 4f श्रेणी कहाँ से होती है, सीजियम से ल्यूटेटियम तक। ठीक है, वो हम अलग से जब 4f और 5f श्रेणी पढ़ेंगे तब समझाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही 6d श्रेणी में हम पहले एक्टीनियम लेते हैं, मतलब AC लेते हैं, और उसके आगे के जो तत्व हैं वो हम 6d श्रेणी में नहीं रखते, वो अलग से 5f श्रेणी में जाते हैं। ठीक है, तो हम RF से CN लेते हैं उसके बाद। ठीक है, रदरफोर्ड नियम से CN। ठीक है, पक्का। चलो, तो इतना तो समझ में आ गया कि 3D में क्या, SC से ZN, 4D Y से CD, 5D LA तथा HF से HG। ठीक है, लेंथनम तथा HF क्या होता है, हॉफनियम, हॉफनियम से HG क्या, मरकरी। ठीक है, और 6D श्रेणी में एक्टीनियम तथा रदरफोर्डियम से CN तक तत्व आते हैं। इतना समझ में आया, 4 श्रेणी है डी ब्लॉक में, 3D 4D 5D 6D। ठीक है, और ये उनके तत्व। ठीक है, अभी हम पूरी पूरी श्रेणी भी पढ़ेंगे। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की गुणों 2 श्रेणियां, 4F CE से LU। देखो बोला था आंतरिक संक्रमण क्या, इनर ट्रांजिशन। ठीक है, आंतरिक संक्रमण हम बोलते हैं F ब्लॉक के तत्वों का। ठीक है, तो ये भी 2 श्रेणियों में विभाजित है। पहली 4F श्रेणी जो की जाती है CE से LU तक, मतलब सीजियम से ल्यूटेटियम तक, तथा 5F सीरीज, 5F श्रेणी जो जाती है TS से LR तक, मतलब थोरियम थोरियम से लोरेंशियम तक। ठीक है, समझ आया। क्रमश लेंथेनाइट तथा प्रवृत्ति एक्टिनाइट कहलाती है। अब ये जो 4F सीरीज है इसे हम लेंथेनाइट बोलते हैं, और जो 5F सीरीज है इसे हम एक्टिनॉइड बोलते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 5D में लेंथनम के बाद के जो तत्व हैं उन्हें हम 4F में रखते हैं, ना कि 5D श्रेणी में। ठीक है, तो वो लेंथनम के बाद के तत्व हैं, इसलिए हम उनसे उन्हें लेंथनॉइड बोलते हैं। और ऐसे ही 6D श्रेणी में हम AC, ठीक है, एक्टीनियम के बाद के जो तत्व हैं उन्हें हम 5F श्रेणी में रखते हैं, ना कि 6D में। तो ये तत्व जो थोरेंशियम से लॉरेंशियम तक है, ये एक्टिनियम के बाद के हैं, इसलिए हम उन्हें एक्टिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, समझ आया है ना। एफ में क्या है, F ब्लॉक में क्या है, 4F और 5F सीरीज। ठीक है, इनका नाम जरूर लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड है, लेकिन इनमें लेंथनम और एक्टिनियम नहीं आता, वो 5D श्रेणी और 6D श्रेणी का भाग है। ठीक है, पक्का। चलो आगे। हाँ, मूल रूप से संक्रमण धातु नाम इस तथ्य से आया है कि रासायनिक इनके रासायनिक जो है वो S तथा P ब्लॉक के मध्य परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ये जो कैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इनका नाम संक्रमण धातु इसलिए रखा गया क्योंकि ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य में आते हैं। ठीक है, देखो गुण S तथा P ब्लॉक के मध्य में आते हैं। हाँ, IUPAC के अनुसार, अब देखो IUPAC तो पता है, IUPAC ये जो नामकरण वगैरह करते हैं किसी भी तत्व वगैरह, उससे जुड़ी जो संस्था होती है उसे हम IUPAC बोलते हैं। ठीक है, IUPAC के अनुसार संक्रमण धातुओं को ऐसी धातुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके परमाणु अथवा आयन में डी कक्षण अपूर्ण होते हैं। मतलब अभी हमने पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन जब डी कक्षक में भरे जाते हैं, है ना, उन्हें हम डी ब्लॉक में लेते हैं। ठीक है, जिन जिन तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक में लेते हैं, और जिनके एफ कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें हम एफ ब्लॉक में लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनका नाम संक्रमण धातु इसलिए पड़ा, जो कि IUPAC बताता है कि क्यों पड़ा, क्योंकि जब किसी भी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका जो कक्षक होता है वह अपूर्ण होता है। अपूर्ण मतलब डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना, डी को हम 10 तक ले जा सकते, 1 से 10 तक। तो अगर 10 से कम है, मतलब मान लो D4 है, D5 है, D7 है ना, D10 नहीं है ना, अगर वो D10 है तो वह कक्षक उसका पूर्ण है, अगर वो D10 नहीं है तो वह अपूर्ण है। तो जिनके डी कक्षक अपूर्ण होते हैं उन्हें हम संक्रमण धातुओं में रखते हैं। ठीक है, ये IUPAC ने बताया है। ठीक है, अब ये देखो, अब कुछ अपवाद भी है, जैसे वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी में उनकी मूल अवस्था तथा उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 विन्यास है। अब ये बोल रहे हैं जो वर्ग 12 के तत्व
जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इन सब की ये अपने मूल अवस्था में भी और उनके ऑक्सीकरण अवस्था में भी इनके पास पूरा इनका जो डी कक्षक है वह पूरा भरा हुआ है। मतलब इनके डी में पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनकी विनायास में D10 है, ठीक है। अब D10 है मतलब इनका डी कक्षक बिल्कुल पूर्ण है। अगर ये पूर्ण है तो IUPAC जिन्होंने कहा था कि हम संक्रमण धातुओं से उन्हें बोलेंगे जिनका डी कक्षक अपूर्ण है, लेकिन इनका कक्षक डी कक्षक पूर्ण है, तो इन्हें हम संक्रमण धातु नहीं बोलेंगे। ये है तो डी ब्लॉक का ही पार्ट, ये है डी ब्लॉक का ही भाग, और इन्हें हम उसके साथ ही पढ़ेंगे, बाकी तत्वों के साथ ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ग 12 के जो तत्व हैं क्या वह संक्रमण धातु हैं, तो उसका उत्तर है नहीं। वर्ग 12 के जो तत्व हैं वह संक्रमण धातु नहीं। हाँ, और इसलिए इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता, ठीक है। अब समझ में आया कि देखो सारे वर्ग 3 से लेके 11 तक इन सब में जो डी कक्षक है वह अपूर्ण होता है, ठीक है। तो इन्हें हम संक्रमण धातु बोलेंगे। लेकिन जो वर्ग 12 के जो मतलब ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी वगैरह है, इन्हें हम संक्रमण धातु में नहीं लेते, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि इनका डी कक्षक क्या है, पूर्ण है। डी कक्षक अगर अपूर्ण होता तब हम इन्हें संक्रमण धातु में लेते, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर भी क्रमशः 3D, 4D तथा 5D संक्रमण श्रेणियों के अंतिम सदस्य होने के कारण इनके रसायन का अध्ययन संक्रमण धातुओं के रसायन के साथ किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फिर भी अब ये संक्रमण धातुओं में नहीं आते। कौन से वर्ग 12 के जो तत्व हैं वह संक्रमण धातुओं में नहीं आते, फिर भी हम इन्हें बाकी तत्वों के साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें फिर भी काफी कुछ चीजें कॉमन है, ठीक है। तो इनके परमाणुओं में आंशिक भरित डी अथवा एफ कक्षकों की उपस्थिति संक्रमण तत्वों को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देती है। अब ये बोल रहे हैं इनके जो डी और एफ कक्षक में जो परमाणु होते हैं, मतलब परमाणु नहीं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह इनको संक्रमण और असंक्रमण तत्वों को अलग करने में मदद करती है। समझ में आया है ना, आया पक्का। चलो, अनेक बहुमूल्य धातुओं जैसे सिल्वर, गोल्ड तथा प्लेटिनम और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं जैसे आयरन, कॉपर तथा टाइटेनियम सभी संक्रमण धातुएं। देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी जो हम रोज रोज प्रयोग करते हैं, जैसे कि लोहा, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना, तो ये सब संक्रमण धातुओं का पार्ट है, ठीक है। और ये जो टाइटेनियम हो गया, है ना, टाइटेनियम, प्लेटिनम, जितने भी जो बहुमूल्य धातु हैं जैसे सोना वगैरह, गोल्ड वगैरह, ये सब हो गया जो कि सब पहनते हैं, है ना, ये भी संक्रमण धातुओं का संक्रमण तत्व का ही भाग है। और जो आंतरिक संक्रमण है उनमें ज्यादातर रेडियो एक्टिव तत्व आते हैं, ठीक है, जिनसे हम ऊर्जा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वही तत्व आते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है। चलो, फिर इतना आपको समझ में आ गया हो। बाकी इस एकक में हम संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता तथा सामान्य गुणों पर विचार करेंगे। अब देखो हम अभी परिचय पढ़ रहे हैं, तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। मतलब इनके कक्षकों में जैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना, एस में 1 2 तक भर सकते हैं, मतलब डी में 1 से 10 तक, और एस कक्षक में 1 से 2 तक भरे जा सकते हैं। तो हम इन पर चर्चा करेंगे कि कैसे भरे जाते हैं, जिसमें प्रथम पंक्ति 3D के तत्वों के गुणों में प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान देंगे, ठीक है। उसमें हम 3D श्रेणी भी पढ़ेंगे, उनके तत्व कैसे क्या करते हैं, है ना, उनका उपयोग कहाँ होता है, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे, उनके गुण क्या होते हैं, ठीक है। तत्पश्चात आंतरिक संक्रमण धातुओं के सामान्य पहलुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो जब हम 3D, 4D, 5D और 6D ये चारों श्रेणी पढ़ लेंगे, मतलब जब हम डी ब्लॉक पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा ध्यान एफ ब्लॉक पे आएगा, ठीक है। एफ ब्लॉक में सिर्फ 2 ही श्रेणी है, 4F और 5F, है ना। आप बस आज की कक्षा में जो पढ़ा है वो एक बार देखो, अभी सिर्फ इतना याद, बाकी मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप बस इतना याद रखो कि डी और एफ ब्लॉक होते क्या है। डी ब्लॉक क्या होता है, जो एस और पी ब्लॉक के बीच में जो जो तत्व आते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व या फिर डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है।
इसकी 4 श्रेणी होती है, 3D 4D 5D 6D। ठीक है, 3D 4D जैसी होती है वैसी होती है। 5D में हम लेंथनम के बाद से कुछ तत्व हटा के अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, उन्हें हम 4F श्रेणी बोलते हैं, जो कि F ब्लॉक में आते हैं। और ऐसे ही जब हम 6D श्रेणी की बात करते हैं तो उसमें से भी हम एक्टिनियम के बाद से कुछ तत्व हटा देते हैं और उन्हें हम 5F श्रेणी में पढ़ते हैं, और वो भी F ब्लॉक का ही भाग होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम F ब्लॉक पढ़ेंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर विचार करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, केमिकल रिएक्टिविटी, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, डी एवं एफ ब्लॉक का परिचय पढ़ा, और संक्रमण एवं आंतरिक संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये सब पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगली कक्षा में हम आवर्त सारणी में स्थिति देखेंगे, 3D 4D 5D 6D इन श्रेणी की। उसके बाद हम 4.2 में डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। ठीक है, कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। ठीक है, हम इनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ये आपकी बुक में 4.1 और 4.2 में है, तो एक बार पुस्तक से पढ़ जरूर लेना। बाकी अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।